गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको बता दूं, अब विदेश नीति हम आरंभ करेंगे कि भारतीय विदेश नीति का विकास। बच्चों देखो, इस सिलेबस में लिखा नहीं गया है। अगर कभी आईआर का सिलेबस आप देखोगे, ये पार्ट नहीं लिखा गया है कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति का विकास लिखा नहीं गया है इसलिए। लेकिन हम एक बार संक्षेप में पढ़ लेते हैं कि इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि आप जानते हैं फॉरेन पॉलिसी में हमें लेटेस्ट विषयों पर ही समझ होती है। यानी आप याद रखना, फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट 47 से कैसे हुआ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी में आज क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि चीजें बदलती रहती है, लेकिन फिर भी एक सीरीज बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमें वर्तमान घटनाक्रम देखना है, थोड़ा सा पीछे से हम लौटते हैं। इसलिए हम पहला टॉपिक आज फॉरेन पॉलिसी में शुरू करते हैं, जो है विदेश नीति का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति का विकास। इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब बच्चों, अब अगर देखा जाए, हमेशा आप याद रखना, विदेश नीति सरकार के हिसाब से नहीं बदलती। क्योंकि कल हमने बताया रखा, पिछली क्लासेस में बता रखा है आपको कि विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हित है। और याद रखना बच्चों, सरकार के बदलने के साथ राष्ट्रीय हित नहीं बदल जाते। जैसे कि अगर आप जो सोचो, भाई व्यक्ति के हित, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट तो एक ही रहेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपका इंटरेस्ट बदलेगा। तो आप याद रखना, जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो डेली हो रहा है, तो आपके जीवन में कोई ना कोई चेंज तो डेली हो रहा है। वो क्या है? मात्रात्मक चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज। कई बार लाइफ में क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो हर चेंज अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं है। और भारतीय विदेश नीति को देखना हो तो जरा देखो क्वालिटेटिव चेंज कहाँ पे आया, विदेश नीति में बड़े गुणात्मक परिवर्तन कहाँ से आए। तो हम इसमें तीन फेज देखेंगे, इसलिए बच्चों याद रखना, सरकार बदलने के साथ फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती। क्योंकि ये बात हम ध्यान दिला दें कि विदेश नीति के, जो विदेश नीति के निर्धारक कारक होते हैं, उसमें ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो दोस्तों, अगर सरकार बदल जाएगी, अब सोचो कि हिमालय, क्या हमारा हिमालय खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ये बताओ, म्यांमार में अगर सैनिक शासन आ गया, भारत पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरे बच्चों, म्यांमार का महत्व जोग्राफिकल है हमारे लिए, इकोनॉमिक है, सिक्योरिटी का है। केवल सरकार के आने से हो सकता है थोड़े मोड़े फर्क हो, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। इसलिए इसका मतलब है, हम भारतीय विदेश नीति का विकास भी सरकार के परिवर्तन के हिसाब से नहीं देखेंगे, बल्कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कुछ लैंडमार्क है। भारतीय विदेश में कुछ लैंडमार्क हैं जिसके हिसाब से जहां भारतीय विदेश में बड़ी चेंज आए, जहां मतलब बहुत क्वालिटेटिव चेंज लाइफ में आए। यानी इसलिए आप याद रखो, विदेश हित में हर चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको लगता होगा कि अभी मोदी जी की अगर भूटान यात्रा हुई, तो उसमें क्या क्वालिटेटिव चेंज है? बच्चों नहीं, ये कोई गुणात्मक चेंज थोड़ी है, मात्रात्मक है। यानी भूटान हमारे रिलेशन जो 10 साल पहले थे वो आज भी है। अब हो सकता है उसमें कभी कुछ रुपए की वृद्धि हो जाए। याद रखना बच्चों, क्वालिटेटिव चेंज कब होगा? जब भूटान चाइना के साथ भी रिलेशन बना ले, तब क्वालिटेटिव चेंज होगा। जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा। जब समाजवाद से उदारवाद तरफ इकोनॉमी चली जाएगी, जब हम सोशलिस्ट पॉलिसी से लिबरल पॉलिसी पर आएंगे, तभी क्वालिटेटिव चेंज होगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए हर चेंज फॉरेन पॉलिसी में महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्वालिटेटिव चेंज आपकी भी लाइफ में। अन्यथा बच्चों, रोज कोई ना कोई तो चेंज हो ही रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, जो कि माइलस्टोन है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा क्वालिटेटिव चेंज होगा। जो बच्चे, अगर जिस दिन विवाह होगा वो क्वालिटेटिव चेंज होगा, 1 से 2 हो गए। ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये दूध से दही बन जाना। वैसे हम भारतीय विदेश नीति को कितने स्टेज में देखेंगे? पहला, प्रथम चरण, नेहरू का कार्यकाल।
ये विदेशन का आदर्शवादी या नैतिक था। और बच्चों आप कहोगे हो सकता है इसके बाद में हम क्या करें? आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया सरकार के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, तो आप नेहरू का नाम क्यों ले रहे हो? तो ऐसा करना चाहिए। विदेश नीति का पहला चरण, बच्चों पहला चरण भी कह सकते हो कि नेहरू का नाम हमने इसलिए लिया बिकॉज नेहरू वॉज द पीएम फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। तो जो व्यक्ति 15 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, तो उसका लैंडमार्क इम्पैक्ट आता है। अब जो प्रधानमंत्री है साल 2 साल का, 3-4 साल का, उसका क्या फर्क पड़ेगा? इसे कई बार हम नाम लिख देते हैं, लेकिन इसे आप कह लो हमारी विदेश नीति का ये चरण था जो कि आदर्शवादी था, आइडियलिस्ट था, नैतिकतावादी था। तो नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वाज मोर आइडियलिस्ट, और ये फॉरेन पॉलिसी का पहला चरण था। दूसरा, अब इसी चरण को हम देखेंगे पहले नेहरू की, यानी फॉरेन पॉलिसी में 4 स्टेज को देखेंगे जहां हमारे यहाँ मेजर चेंजेस आए, और फिर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो पे। अतीत वाला मामला इतना हमारे महत्व का विषय नहीं बनता। दूसरी बात है जो चेंज आया, अब इंदिरा गांधी भी अब देखोगे हमारे यहाँ 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी भी तो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, यानी मान लो कि 67 से 71, 71 से 77, 80 से 84, अब समझ लो लगभग 15 साल तो वो भी प्रधानमंत्री रही। इसलिए इंदिरा गांधी का जो फेज है वो कहलाता है भारत में आदर्शवाद से यथार्थवाद का डेवलपमेंट। यथार्थवादी फॉरेन पॉलिसी, रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हो गई। फॉरेन पॉलिसी रियलिस्ट हो गई। और तीसरा फेज है जहां पे एक बड़ा भारत में बड़ा निर्णायक चेंज आया, ये है 1991। 1991 के बाद फॉरेन पॉलिसी में, अब आप इसे कह लो 1991 के बाद बड़ा चेंज आया। बड़ा चेंज इसलिए था पहली बार समाजवादी, इसके पहले हमारी इकोनॉमिक सिस्टम अलग था, पॉलिटिकल सिस्टम। 1991 के बाद बड़ा चेंज आया। ये दोस्तों हमारे साथ एक अच्छी बात थी कि 91 के पहले, अब देखोगे 91 के पहले कम से कम ये बात थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था थी या मिक्स इकोनॉमी थी, टुवर्ड्स सोशलिज्म, तो सोशलिज्म तरफ थोड़ा सा ओरिएंटेशन उसका था। लेकिन 1991 के बाद तो इंडिया ऑप्टेड फॉर लिबरलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने उदारीकरण अपना लिया, प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी अपनाई, इसलिए बड़ा चेंज आया। अब ऐसी इकोनॉमी में 1991 में बात केवल इतना चेंज नहीं था, इसका मतलब है पहले हमने क्यों इस फेज का चयन किया, बिकॉज वी ऑप्टेड फॉर अ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो मतलब आप आपको बता देंगे उदारीकरण की नीति आ गई, निजीकरण की नीति आ गई, इन समाजवादी इकोनॉमी नहीं रही। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एरिया प्राइवेटाइजेशन। आप जानते हो इसे कहा भी जाता है फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, घरेलू आवश्यकताओं का बाहरी परिणाम। फॉरेन पॉलिसी की सिंपलेस्ट परिभाषा है एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल नीड। याद रखना, इसका मतलब है हम दुनिया से वही चीज चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। भाई इन एक्सटर्नल प्रोजेक्शन यानी घरेलू आवश्यकताओं का बाहरी प्रक्षेपण, यही तो विदेशी नीति है। अगर हमारी घरेलू आवश्यकता तेल गैस की होगी, तेल गैस मंगाएंगे। घरेलू आवश्यकता इकोनॉमी की होगी तो इकोनॉमी में ध्यान देंगे। सुरक्षा पे होगी तो, यानी जैसी हमारी इंटरनल नीड होगी वैसे हम रिलेशन बनाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और दूसरी बात है अब खास तौर पे इसी के साथ संघ में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। अब ये बड़ा चेंज था, आप जरा सोच के देखो, कोलिशन इन द यूनियन गवर्नमेंट। याद रखो बच्चों, जब आप अस्थायी होगे दुनिया में हर परिवर्तन आपका ज्यादा नकारात्मक होगा। ये हमें स्टेबल होना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए आप याद रखो दुनिया में कोई अच्छी है, दुनिया में न कोई खराब समय होता है न अच्छा समय होता है। अगर हमारी पोजीशन स्ट्रांग है तो हम खराब समय को अच्छा बना देंगे,
तो दोस्तों इसी का नाम तो बाजीगर है, हारी हुई बाजी को जीत लेना। और जब हम ही अस्थिर हैं, हम ही चिंतित हैं, हम ही बेचैन हैं, अच्छा समय भी खराब हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तो चेंज आ ही रहा था। सबसे बड़ी बात थी हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं रही। देखो दोस्तों, इंदिरा नेहरू के समय कम से कम ये बात तो थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में थी। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में देख लो, श्रीलंका में देख लो, मेरे दोस्तों जब आपकी स्थिरता नहीं, इसलिए कई बच्चे देखो, जानते हो एग्जाम में खराब क्यों करते हैं? वो हमेशा अपना गोल ही बदलते रहते हैं। अब कभी सोचेंगे एसएससी की प्रिपरेशन कर लिया, कभी स्टेट का प्रिपरेशन, कभी आईएएस का प्रिपरेशन। तो बहुत अच्छे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि मेरे बच्चों को कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक बार जो चूज किया उसी पे फिर मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये तीसरा फेज था, लेकिन इस पे आने से पहले चौथा फेज पर आ जाए। लास्ट फेज जो हमें देखना है वर्तमान का, मोदी गवर्नमेंट का फेज, तो 91 का फेज, उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या देखना है? मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी, वर्तमान मोदी सरकार की विदेश नीति। या वर्तमान विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। आप ये देखोगे कि हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण विषय होता है ये है कि अब आप कहोगे सर यहाँ फिर मोदी सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मोदी जी भी तो वही 10 साल पीएम रह ही चुके हैं। 10 साल पीएम रह चुके हैं, तो 10 साल पीएम रहने का मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी में कुछ विजिबल चेंज दिख रहे हैं, कुछ विजिबल चेंज दिख रहे हैं। अब देखो ये फॉरेन पॉलिसी है, और आप जानते हो बच्चों, हमारा सबसे फोकस कहाँ पे रहेगा? कंटेम्प्रेरी पे रहेगा, क्योंकि जो हमारे विषय का नेचर है, अतीत में क्या हुआ उससे एग्जाम में बहुत मतलब नहीं रखता। वर्तमान में क्या चल रहा है उससे एग्जाम में मतलब रखता है, लेकिन एक बार जो कि बाकी देशों के साथ, तो फिर जैसे एक मोटा खाकर खेता खाका को बन जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, कब रही। तो बच्चों, हम शुरुआत करेंगे नेहरू फेज से, शुरुआत करेंगे, तो हम शुरुआत करें नेहरू फेज से, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व का विषय क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे ज्यादा महत्व का विषय ये कि फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वही बात वही है, जो आज आप हैं वही सी का तो महत्व है, ठीक है। कई बार हम बच्चों को समझने के लिए पास्ट की बात देख लेते हैं कि बच्चे ने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या उसका पास्ट था। कुल मिला के सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि प्रेजेंट क्या है, इंडिया का प्रेजेंट क्या है। इस पर आने से पहले हम बात कहाँ शुरू करेंगे? नेहरू फेज से। तो पहले हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति का पहला फेज। अब देखो एक एक फेज करके हम देख लेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे पहला, नेहरू के दौर की विदेश नीति, यानी विदेश नीति का प्रथम चरण, फाउंडेशन। याद रख दो, प्रथम चरण का मतलब है फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति का पहला चरण। और अगर बच्चों विदेश नीति का पहला चरण देखा जाए, आपको हम याद दिला दें, तभी फॉरेन पॉलिसी को देखना। अभी इंदिरा के समय का पहला पहला जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किसकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं? भारत की बात। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो सवाल है, इंडिया जो हमें 47 मिला वो कैसा था? क्या हमारे इंटरनल चैलेंजेस थे? क्या क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो भाई भूटान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ नहीं रहे, नेपाल की पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे इंडिया की। जरा देखिए बच्चों, 47 में इंडिया कैसा था? तो सवाल ये था कि 47 में इंडिया कैसा था? पहला, इंडिया हैड पोटेंशियल टू बिकम मेजर पावर। भारत में महाशक्ति बनने की संभावना तो थी। इंडिया हैड पोटेंशियल, रिमेंबर पोटेंशियल, टू बिकम मेजर पावर। लेकिन दोस्तों था नहीं। आप कहोगे, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों,
भारत में महाशक्ति बनने की संभावना तो थी। जो संभावना थी, भूभाग हमारा हमेशा बड़ा है। ये तो जियो पॉलिटिक्स से बच्चों, अगर आप देखिए टर्म का हम यूज बार बार करेंगे। अरे मेरे बच्चों, देखो जो 1947 में जो भारत आया, भारत महाशक्ति था नहीं, महाशक्ति तो नहीं था, लेकिन महाशक्ति बनने की संभावना थी। इससे हमारे जितने बच्चे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग द यूपीएससी। आप आईएएस का एग्जाम पास कर सकते हो, सभी में संभावना है, लेकिन एक समय तो लगेगा उसके लिए। इसे बच्चों, जब हम भारत आजाद हुआ तो हमारे पास महाशक्ति बनने की संभावना थी। क्यों? भूभाग, भाई भूभाग हमारे पास हमेशा रहा है। और जनसंख्या बच्चों, यकीन मानो 140 करोड़ की जनसंख्या जहाँ टूट पड़ेगी, वहां दुनिया भाग खड़ी होगी। अरे मेरे बच्चों, जनसंख्या है इसलिए हमारे पास इतनी बड़ी सेना है। जनसंख्या को हल्के से मत लेना, जनसंख्या इसलिए बाजार है, जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स है। इसराइल के पीएम से एक बार पूछा गया, इसराइल के पीएम से पूछा गया, फिर यार आपने तो बालू में महाशक्ति बना दिया इसराइल को, पावरफुल इसराइल बन गया, ऐसा कैसे हुआ? उनका ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास लोग हैं। तो बच्चों देखो, 140 करोड़ की आबादी, तो 140 करोड़ तो आजादी की बात नहीं थी, 35 करोड़ ही थी, 35 करोड़। लेकिन 35 करोड़ भी कम थोड़ी थी। चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी थी। भूभाग टेरिटरी, पॉपुलेशन टेरिटरी हमारे पास हमेशा से अच्छी थी। हाँ, इकोनॉमी ठीक नहीं थी, इकोनॉमी ठीक नहीं थी, थोड़ा वेपन्स कम थे। इसे इंडिया हैड अ पोटेंशियल टू बिकम मेजर पावर, बिकॉज व्हाई? इंडिया शुरू से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था। क्यों? सर देखो भौगोलिक आकार, भाई इंडिया की भौगोलिक आकार दुनिया की 5 बड़े राज्यों में आते हैं। देन पॉपुलेशन, जनसंख्या, तो दोस्तों इसी के आधार पे तो कोई महाशक्ति बनता है। इसके पास पॉपुलेशन है, बाजार क्या रहेगा? और आज की दुनिया तो आज भी बाजार का इतना महत्व है, जनसंख्या आ जाती है। तो ये सब तो चीज, और दुनिया का इंडिया सिंस वेरी बिगिनिंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जब से दोस्तों हम पैदा हुए तब से ये रिकॉर्ड हमारे साथ है, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये तो क्योंकि हमसे बड़ा पॉपुलेशन में चाइना है, और चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं। तो दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, लार्जेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। तो ये दिखाता था भाई, देखो कदकाठी तुम्हारी बड़ी थी, और लेकिन बच्चों थोड़ा एटीएम कमजोर था। अभी जब आजाद हुए, एटीएम कमजोर था, थोड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, ये समस्या थी। और देखो पॉवर्टी थी, रीजनल डिस्पैरिटी थी, बड़ी समस्याएं थी। यानी जरा सोच के देखो, इंडिया की कंडीशन ऐसी थी जैसे स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट की एस्पिरेशन बड़े होते हैं। और नेहरू बड़े रोमांटिक थे बच्चों, याद रखना, नेहरू विदेशी विद्यालयों से पढ़े हुए थे। तो नेहरू के तो बड़े बड़े दुनिया के तमाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेहरू के दोस्त हुआ करते थे। और एक खास बात थी, नेहरू देखने में बड़े स्मार्ट थे बच्चों। याद रखना, ये सब चीजों का लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है, कितना भी इनकार कर लो। अरे मेरे बच्चों, देखने में बड़े स्मार्ट थे, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते थे। यानी यकीन मानो, जब 1955 में पहली बार बांडुक सम्मेलन हुआ, इंडोनेशिया का शहर बांडू है, 1955 में जब पहली बार बांडुक सम्मेलन हो रहा था, तो यकीन मानो उस समय तो पता चला कि जितने एशिया अफ्रीका के राज्य मिले थे, अब कोई क्रिपड़ कुड़बुड़ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। अब सवाल है सबको आपस में कैसे जोड़ा जाए। अब नेहरू ने इंग्लिश बोलना शुरू किया। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की बात बुरी लगी, मैंने कहा "ये देखो भाई, नेहरू नेता बन रहा है, नेहरू कैसे नेता बन जाएगा? चीन में तो हमेशा प्रॉब्लम रही है दोस्तों। और यकीन मानो, नेहरू इतने स्मार्ट थे, यही यही जिन्ना को भी खुंदक थी। जब नेहरू जिन्ना दोनों लोग बैठे होते थे, तो बहुत सारे लोग मिलने आते थे, लोग जिन्ना को देखते ही नहीं थे, लोग नेहरू की तरफ चले जाते थे। अच्छा, जिन्ना बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों उनको टीबी वगैरह हो गई थी, तो उनका चेहरा उतना आकर्षक नहीं था लाइफ में। तो इसका, अब समाजवादी माने न माने दोस्तों, जो दिखता है वही तो दिखता है। तो नेहरू इस मामले में बड़े
इंडिया को लीड कर रहे थे। और उसके बाद तो दोस्तों, क्योंकि नेहरू की आकांक्षाएं थी, नेहरू सपने सपने देखने वाले व्यक्ति थे। जैसे स्टूडेंट होता है, अभी स्टूडेंट को अभी पूछो, देखो स्टूडेंट क्या क्या कह देता है। स्टूडेंट क्या कहता है, अपने दोस्त को बोल देगा मैं तुम्हें ताजमहल दे दूंगा। अब ताजमहल जब भाई खरीदने की बारी आई तब देंगे। अरे भाई कहा गया है, कहने में क्यों गरीबी रखे। वचनम किम दरिद्रम। कई बच्चे तो वचन से ही दरिद्र होते हैं। उससे मांगोगे भैया क्या तुम ताजमहल दे दोगे, सीधे कहते नहीं, अरे नहीं दे पाएंगे। कह दो यार दे देंगे। कौन अभी मांग रहा है, तो जब देंगे देंगे देखा जाएगा। इसीलिए नेहरू नेहरू बड़ी बड़ी रोमांटिक बातें करते। नेहरू का नेहरू नेहरू दावा तो कर चुके थे कि आने वाले समय में इंडिया बड़े बड़े मंच पर होगा। तो नेहरू दावा करते थे, और नेहरू कहा करते थे हम दिल्ली को शंघाई, बिल्कुल दिल्ली को पेरिस बना देंगे, बिल्कुल यूरोप जैसा आधुनिक देश बना देंगे। जो बड़े वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आदमी थे और ऐसा मानते थे हम एक देश को बड़ी महाशक्ति बना के छोड़ेंगे। यानी दोस्तों टेम्पो हाई था। एटीएम में पैसे नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी पूरा शहर जीतने का जज्बा रखते थे। तो भारत कंडीशन वैसी थी। इसलिए अब सवाल है बच्चों, जो इंडिया रहेगा वैसी फॉरेन पॉलिसी तो रहेगी। इसलिए याद रखो, जो इंडिया हमें अंग्रेजों से मिला था उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी, किसी को रोटी कपड़ा मकान। अदर सोच के देखो बच्चों, जब हम अब वैसे तो हमने आपसे बताया था, वैसे तो मैंने आपसे बताया था कि बच्चे पहले तमंचा खरीदना। फॉरेन पॉलिसी वाली पहली क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था कि जब भी मौका मिले पहले क्या होना चाहिए, तमंचा खरीदना चाहिए। लेकिन नेहरू ने बात नहीं कही। और नेहरू देखो कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे दोस्तों। अगर हमने बता दिया पहले तमंचा खरीदना चाहिए, फिर उसमें कंडीशन भी तो अप्लाई होती है। अब पता चला घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं है और तुम हमारी बात सुन के तमंचा खरीदने निकल गए, तो गड़बड़ है। ये मेरे बच्चों, इसे नेहरू क्या सोचते थे कि भैया पहले हम देश को अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, विकास करेंगे। और याद रखना, विकास के लिए शांति की आवश्यकता पड़ती है। अरे मेरे बच्चों, अगर स्टूडेंट लाइफ में रोज हमेशा लड़ते रहो किसी से तो क्या पढ़ पाओगे। स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि लड़ाई वड़ाई छोड़ दे वो, तभी तो आगे विकास में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नेहरू की बात मानना। नेहरू कैसी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते थे, नेहरू चाहते थे यार बड़ा मंच पे जाएंगे। इसीलिए कई बार हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, अब पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा आ गया कटहल के पेड़ का, अब उस कटहल के पेड़ के झगड़े में ऐसा फंसते हैं गोलीबारी। कटहल का पेड़ जहां था वहीं खड़ा रहा, लेकिन पता चला दो चार लोग टपक गए। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों कर रहे हो मेरे बच्चों। नेहरू से सीखो, ये बाहर निकलो, उद्योग बनाओ, बिजनेस बनाओ। अब उसी गांव की जमीन के पीछे 2 इंच रोज ही गांव वाले रोज ही जमीन को नाप रहे हैं। वो कह रहा है मेरी इतनी जमीन है, वो कह रहा है मेरे, अरे ये जमीन कहाँ से बढ़ जाएगी यार। अरे ये छोटी सोच है बच्चों, बड़ी सोच रखो। जमीन पूरा अधिकारी बनो, उद्यमी बनो। याद रखना यही नेहरू सोचते थे। इसलिए आप याद रखना, नेहरू ऐसा नहीं था। देखो आदर्शवादी आदमी बुरा नहीं होता। आदर्श आदमी छोटे मोटे लक्ष्य नहीं रखता कि पता चला कि पहले पड़ोसी का झगड़ा सेटल कर ले तो हो गया, फिर सेटल तो पड़ोसी के साथ झगड़ा वही रहेगा, पड़ोसी तो वही काम करेगा। अब पड़ोसी, अब मतलब पड़ोसी क्या कर रहा है, गाय के पूंछ पकड़ के टहल रहा है, अब उससे क्या झगड़ा कर रहेगा। निकलो बाहर, दिल्ली आओ, बेंगलुरु आओ, मुंबई आओ, पढ़े लिखो, उद्योग बनाओ। तो नेहरू ऐसी दुनिया चाहते थे। लेकिन बच्चों, हमारा लक्ष्य तो क्लियर था। तो अब जरा सोच के देखो, अब नेहरू के सामने विकल्प ये था, भैया पहले हॉस्पिटल बनाए, पहले हेल्थ सेंटर बनाए, पहले लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे, पहले एम्प्लॉयमेंट दे, या पहले हथियार ही खरीद ले। तो नेहरू ने तय किया कि पहले नया भारत अपन एक एक आंखों से एक एक आंसू पोंछ देंगे, ऐसा इंडिया हम बनाएंगे। नेहरू ये सोचते थे। लेकिन दोस्तों पड़ोसी क्या कहे, पड़ोसी खुराफाती मिल जाए बच्चों, बड़ी समस्या है। काश हम भी कहीं इंग्लैंड उधर फ्रांस के आसपास रहे होते। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में अब हमारी इच्छा क्या है ये बात दोस्तों अलग है। अब जरा देखो हमारे पड़ोस में कौन था, क्योंकि क्षेत्रीय वातावरण कैसा था। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में 3 फैक्टर होते हैं। एक है डोमेस्टिक फैक्टर, तो भारत कैसा था, ये है हमारे डोमेस्टिक फैक्टर। इसलिए बच्चों फॉरेन पॉलिसी में लिखते समय, आप कई बार बच्चे सोचते हैं कि केवल हम न्यूज़पेपर पढ़ के लिख लेंगे, तो वो बात बन नहीं पाती। न्यूज़पेपर में तो केवल आप घटना पढ़ते हो ना, नहीं है कॉन्सेप्ट है फॉरेन पॉलिसी। तो उसमें
पहला डोमेस्टिक फैक्टर। इसलिए बच्चों याद रखो, अब आप घर में पिताजी नहीं कमा रहे हैं, माताजी परेशान है बेचारी, इसीलिए उसमें क्या करो, सीधा अच्छा बनो, अधिकारी बनो। अब ये नहीं कि पड़ोसी से लड़ पड़े, पड़ोसी आपकी जमीन पे कब्जा किए जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए भूल जाओ, कुछ दिन के लिए बाहर निकलो, उद्योग निकलो, पावरफुल बन के आओगे तभी तो। नहीं पता चला कि घर में भी पैसा है नहीं, रोजगार है नहीं, और लड़ गए पड़ोसी से। इसलिए कहावत है दोस्तों, आंधी आवे बैठ गंवावे। जब समय खराब आता है तो आदमी को थोड़ा शांत बनाए रखना चाहिए उस समय। लेकिन पड़ोस में कौन था, ये देखो रीजनल फैक्टर्स क्या थे दोस्तों, यही तो समस्या है। अब दुनिया में अकेले तो हम रह नहीं सकते। अब मान लो कि अकेले किसी बच्चे ने क्या सोचा, चलो सारी क्लास आ गई है, उसके बाद पढ़ेंगे, और जैसे हमने नोट्स बनाना शुरू किया शाम को, पड़ोसी ने दीवार में कील ठोकनी शुरू की। जैसे हमने सोचा पढ़ाई की, और पड़ोसी ने फुल स्पीड पे एक बजा दिया, एक बार आजा आजा आजा। अब यार लोग कमाल की बात है मेरे दोस्तों, पड़ोसी से, अब यही तो बात है, दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं। यही तो पड़ोसी की समस्या है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, वी कैन चेंज द फ्रेंड्स और द नेबर्स। पड़ोसी कैसे बदले। अब हमारे पड़ोसी, अब पड़ोसी कौन, चाइना। पड़ोसी कौन, चाइना। तो दोस्तों ये तो परमानेंट फैक्टर है, चाइना तो रहेगा ही रहेगा, उसमें क्या बदलाव होगा। ये भी याद रखना बच्चों, चाइना तो रहेगा रहेगा। और चाइना, माओ, माओ कहा जाता था वो शुरू से आक्रामक था। मेरे बच्चों याद रखना, इंडियन की मेंटेलिटी अलग है, इंडियन का टेम्परामेंट अलग है। आप, मेरी शुभकामनाएं, पूरी दुनिया में जाओ घूम लो, ऐसे टॉलरेंट आपको लोग नहीं मिलेंगे। चाइनीज तो बड़े आक्रामक होते हैं। चाइनीज का शुरू से ऐसा मान रहा है कि उनका दुनिया पर नियंत्रण होना चाहिए, वो बड़े सभ्य लोग हैं। चाइनीज तो ऐसा मानते हैं कि जब ईश्वर पहली धरती पर आए थे तो पहला चीन में ही उतरे थे, यानी जब ईश्वर पहले आएंगे चीन पर उतरेंगे, उसके बाद ही कहीं और जाएंगे। कल की बात हो गई। सवाल ये था दोस्तों कि फिर नेहरू चीन की इस आकांक्षा को समझ नहीं पाए। अरे मेरे बच्चों याद रखना, चीन वो था 1950 में। और बच्चों आगे याद रखना, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी है तो फॉरेन पॉलिसी में इसका बड़ा एप्लीकेशन होता है। हम एग्जाम्पल देते हैं, वो लिखने में काम नहीं आती, ये समझने में कई बार एग्जाम्पल हम देते हैं। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी होगी ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ लेना वर्ल्ड हिस्ट्री का, आगे इस तरह आपको बताएंगे ही। क्योंकि मैं 1950 वाली घटना के एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब सवाल है कि नेहरू तो शांतिवादी थे। देखो जरा दोस्तों सोचो, भारत को राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी मिली गांधी के द्वारा। आपको पता है गांधी भारत के नेता क्यों हुए। भारत का जनमानस ऐसा था। अगर भारत का जनमानस शांतिपूर्ण न होता तो गांधी इस देश के नेता होते ही नहीं। लेकिन चाइना का नेता था माओ। माओ और माओ से तुम, चाइना के नेता माओ कहा करता था, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये बच्चों, चाइना हमेशा सकारात्मक रहा। 1950 में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का झगड़ा हो गया, और तब तक उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पे हमला किया। दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए अमेरिका आ गया, और अमेरिका के सेनापति मैकार्थर दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते हुए उत्तर कोरिया के आगे पहुंचा। उत्तर कोरिया चीन का पड़ोसी है। उत्तर कोरिया और चाइना के बीच में यालू नदी पड़ती है। और जैसे ही मैकार्थर सोच रहा था कि यालू नदी पास करे, उधर तो माओ घर जा। माओ ने कहा खबरदार, खबरदार अमेरिकन, इधर आना मत। अमेरिका ने कहा कि मैकार्थर ने कहा, माओ तुमने देखा नहीं कि हमने जापान पे कैसे परमाणु बम को हमला किया। माओ ने कहा सुनो, ये जापान नहीं, ये चाइना है, और अगर तुम हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करोगे, याद रखना 10-20 लाख हो सकता है चीन के लोग मारे जाए। उसके बाद जो चीन के लोग बचेंगे तुमको मधुमक्खी की तरह खा जाएंगे। और समझ लो कि माओ इतना खराब। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आप कहोगे सर ये कहानी का मतलब इससे क्या है। कहानी का मतलब इससे है बच्चों, कहानी का मतलब इससे है, चीन की नीतियां आक्रामक थी, चाइना की पॉलिसी अलग रही है। अब सवाल है फिर नेहरू क्यों भाई चीनी भाई भाई करते थे, नेहरू समझ नहीं पाए।
दोस्तों नेहरू समझ गए थे, ऐसा नहीं था कि नेहरू समझ नहीं पाए थे, लेकिन सवाल था एक फटेला और हमारे पड़ोस में था। अब इस चिंटू का क्या करें दोस्तों, इसलिए कहा भी जाता है। और जरा सोच के देखो, पाकिस्तान ने अलग राज्य बनाया था, क्यों? बड़ा आगे बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान ने अलग राज्य बनाया था, अरे मेरे बच्चों, सवाल ये है यार, अगर दो दो दुश्मन सीमा पर है तो ये सारा जरा सोच को देखो, ये समस्या 75 ईयर पहले भी थी, ये समस्या आज भी है। देखो विदेशों में कुछ चीजें नहीं बदलती। मेरे दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो यूनिक कंडीशन फेस करता है। तो देखो ये बदला नहीं, भले 70 साल में कुछ चीजें बदल गई। ये जियो पॉलिटिक्स, ये भू राजनीति नहीं बदल रही है, और ये पड़ोस की। अब नेहरू ने सोचा, और पड़ोस में हुआ क्या? चीन, पाकिस्तान। और अभी तो आजादी मिली थी, लाल किले पे झंडा फहराया, मिठाई खाया, तब तक मेरे बच्चों पाकिस्तान दंदना के पहुंच गया भारत पर कबायली हमला करने। पाकिस्तान ने कहा कि सुनो, अब ये हमारा भूभाग, कश्मीर हमारा। अरे हमने कहे पुत्र, आराम से पहले मिठाई उठाई तो खा लिया होता मेरे भाई। अरे अभी आजादी नई नहीं मिली है और लड़ना ही तुमने शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा जब तक कश्मीर नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो, बच्चों जुल्फकार अली, बिलावल भुट्टो के नाना, बेनजीर भुट्टो के पिता, जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था हम भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे। हमें 75 साल हुए। अब सोचो, ऐसा पड़ोसी। दोस्तों मेरे गांव में एक ऐसा पड़ोसी है जिसने अपने बच्चों का नाम जानते हो क्या रखा है? कट्टा, कुल्हाड़ी, कटारी, बम। तो उसके बच्चों का नाम, ये ना सोच के देखो, अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है जो अपने बच्चों का नाम क्या रख रहा है? तेजस, राफेल, सुखोई। यार ये इतना खतरनाक नाम रखेगा, सोचो कैसा आदमी होगा। अरे बच्चों का नाम तेजस, राफेल, सुखोई रखने क्या मतलब है यार? अब पाकिस्तान लड़ने को तैयार, तो नेहरू ने सोचा यार पाकिस्तान तो लड़ ही रहा है, पाकिस्तान शांति से बैठने वाला नहीं, कम से कम चीन के साथ ही झगड़ा ना हो। क्योंकि याद रखना बच्चों, अगर आपके पड़ोस में दो लोगों से आपका झगड़ा है, समझ लो फिर तो बड़ी बेचैनी है। फिर पड़ोस में एक आदमी झगड़ा हो फिर तो मैनेज कर लेंगे, दो टकरा रहे हैं आपस में, दो के बीच झगड़ा है, अब कैसे समाधान करें? यही दोस्तों कहा जाता है, मित्र बदला जा सकता है, पड़ोस नहीं। यही है भू राजनीति, यही है जियो पॉलिटिक्स। अब इसमें कोई बदलाव नहीं है। और आज तो गंभीर मामला इतना है बच्चों, दोनों ने परमाणु बम बना लिया है। अब सोचो, न्यूक्लियर बम बना लिया इन्होंने। पाकिस्तान, पाकिस्तान खाने को इंतजाम नहीं है, आटा 250 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन बम लेके बैठा हुआ है। कुछ भी कहो, बम मार दूंगा, बम मार दूंगा। हमने कहा बावरा पर बंद कर पाकिस्तान, ये बमों को धमकी मत दिया कर। क्या बताओगे, यही यही तो समस्या है दुनिया की, यही दुनिया की समस्या है मेरे बच्चों। जरा सोच के देखो, अब इसी दुनिया में रहना है। अच्छा इसीलिए बच्चों, अब ऐसे तो जीवन में भी कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां मिल जाती है, पड़ोस मिल जाता है। अच्छा जीवन के साथ एक फायदा है, चलो यार पड़ोसी ने बदल दिया। अगर पड़ोसी ऐसा खुराफाती है, पड़ोसी ने बदल दिया, लेकिन राष्ट्र के साथ तो विकल्प नहीं होता भैया। हम हनुमान जी तो है नहीं यार, कह दे हनुमान जी भारत को उठाओ, जरा उठाओ, ले कनाडा के पास बैठा दो। बच्चों ये विकल्प हमारे पास नहीं है, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में ये फैक्टर आज तक नहीं। याद रखना, हम बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, लेकिन जो बदल गया वो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बदलने को तैयार नहीं है। बताओ, इन्हीं से डील करना है मेरे बच्चों, डील तो इन्हीं से करना है। अब कहाँ ले जाए इनको? अच्छा तीसरा फैक्टर, इसलिए फिर नेहरू ने क्या अपनाया क्या नहीं अपनाया, ये देख तो लोग क्यों अपनाया, यही फॉरेन पॉलिसी समझने का तरीका है। और फिर तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर है बच्चों वैश्विक वातावरण, ग्लोबल ऑर्डर, विश्व व्यवस्था। ग्लोबल ऑर्डर, तीसरा फैक्टर ग्लोबल ऑर्डर, विश्व व्यवस्था।
तो ग्लोबल ऑर्डर का मतलब है वही दुनिया जो हमने कल ही बताया था बच्चों। ये दुनिया प्यार मोहब्बत खेल नहीं है बच्चों, याद रखना। कई बार ये पॉलिटिक्स पढ़ के समझ जाओगे, इथिक्स बात नहीं समझ में आएगी कि तो कल कई कई बच्चे पूछ रहे थे इथिक्स का जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अरे इथिक्स किताबी विषय है, किताब में पढ़ लेना। बाकी दोस्तों ये दुनिया शतरंज के खेल जैसे है, ये दुनिया में पावर पॉलिटिक्स चलती है। दुनिया में पावर पॉलिटिक्स है, दुनिया में शतरंज का खेल चलता है बच्चों। और शतरंज खेल में दांव चले जाते हैं, तो दांव मारा जाता है, पड़ोसी को कैसे घेरा जाए, घेरा घेरी होती है, अब वार नहीं होता। और जरा सोच के देखो, अभी तो हम आज़ाद हो रहे थे और हमने सोचा था नया घर बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। दोस्तों जैसे किसी बच्चे को नई नई नौकरी मिल जाए, अब वो सोचे यार चलो नई नई नौकरी मिली है, अब तो पहले कार खरीदेंगे, उसके बाद घर बनवाएंगे, उसके बाद एशियन पेंट से पेंट करवाएंगे, और तब तक पड़ोसी घर पे हमला कर दे। मामला तो ऐसा था। और अब मामला दोस्तों इतना नहीं था, हमारे यहाँ सर मुड़ाते ओले पड़ने वाली कंडीशन थी। कैसे? एक तरफ भारत आजाद हो रहा है, दूसरी तरफ मेरे बच्चों इधर एक तरफ एक महाबली संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि 45 के बाद, एक तरफ एक महाबली यूएस, दूसरी तरफ पूर्व सोवियत संघ। यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत सोवियत रूसी भाषा का शब्द है बच्चों। सोवियत का मतलब होता है मजदूर परिषदें, ये सोवियत संघ। और याद रखो, अब हमारा इधर 1947 में हम आजाद हो रहे थे, और हमारी आजादी के साथ इंग्लैंड के शासन का अवसान हुआ। एक जमाना था, कहा था लंदन में कभी सूरज नहीं ढलता, लेकिन लंदन में सूरज भी ढल गया। लंदन में सूरज इसलिए भी लोग शक्ति के लिए कहते करते थे, लंदन से पूरी दुनिया कंट्रोल होती थी। हम आजाद हो गए, अफ्रीका एशिया सब आजाद हो गए, तो लंदन में थोड़ा मामला बढ़ गया। वैसे भी लंदन में सूरज ढलता है रात में 10 से 11 बजे। आप सुन के हैरान हो जाओगे, लंदन में सूर्यास्त होता है रात में 10 बजे, और सूरज निकल जाता है भोर में 4 बजे। लंदन के लोगों को सोने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिला इसलिए पूरी दुनिया ही जीत लिया। और सोचो भारत कितना देश है दोस्तों, 6 बजे शाम हो जाती है और 7 बजे सुबह होती है। सोचो 12 घंटे तो हम सो लेते हैं, बाकी काम करने क्या बचेगा। इसलिए बच्चों ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट, आप देखो, महान काम करना हो सोना वोना बंद करो। और प्यार मोहब्बत की दुनिया है नहीं बच्चों। अब देखो कई बार बच्चे ऑनलाइन क्लास में आते हैं, आपस में ही चैटिंग करने लगते हैं, हेलो हाय हेलो हाय। अरे ना प्यारे, ऐसी दुनिया नहीं है। एक बात याद रखना, बस पावर के पीछे पड़ो, प्रेम मोहब्बत के पीछे नहीं। नहीं देवदास हो जाओगे, दुनिया में कोई पूछेगा नहीं, ऐसे लुटते पिटते कुटते रहोगे। देवदास होके बनना है या पावरफुल आदमी होकर जीना है। और इधर हम आजादी ले रहे थे, तब तक ये दो महाबली यूएस और यूएसएसआर आपस में टकरा रहे थे। और ये चाहते थे, अमेरिका चाहता था, अमेरिका मतलब कैपिटलिस्ट, सोवियत संघ मतलब सोशलिस्ट। और इन्हीं दोनों के टकराहट के बीच का, आप कहोगे, आप पूछोगे सर ये टकराहट कैसी थी, लड़ रहे थे, वार था? नहीं बच्चों, वार नहीं था, कोल्ड वार था। कोल्ड वार था। जैसे कई बार कोल्ड वार कैसा होता है, दो पार्टनर के बीच में एक पार्टनर दूसरे बोल ही नहीं रहा है, ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ है, कोल्ड वार है। कई बार सास बहू के बीच कोल्ड वार होता है, एक ही घर में रह रहे हैं, बोल नहीं रहे। कोल्ड वार का मतलब है पड़ोसी को नुकसान, हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खिलाफ है उसके, फिर भी हाथ पांव नहीं चल रहा है। यानी कोल्ड वार का मतलब है राफेल नहीं चला, सुखोई नहीं चला, रॉकेट नहीं चला। तो अभी अब देखो, रूस और यूक्रेन के बीच का वार कोल्ड वार नहीं, हॉट वार है।
भाई जहाँ राफेल चलने लगे, जहाँ सेना काम करने लगे, वो तो हॉट वॉर हो जाएगा। यहाँ कोल्ड वॉर का मतलब होता है देखा देखी होती थी, शतरंज जैसा लोग घेरने का प्रयास करते थे। और सोवियत संघ कहा करता था मैं दुनिया में समाजवाद बना दूंगा, अमेरिका कहता था हम लोकतंत्र दुनिया बना देंगे। दोनों अपनी शक्ति के लिए आपस में लड़ रहे थे। इंग्लैंड का अवसान हो गया था। अब सवाल यार है, जब आपस में दोनों लड़ रहे थे तो आप कहोगे सर इससे हमारा क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है बच्चों। अरे मेरे बच्चों, आपके मोहल्ले के दो दादा आपस में लड़ रहे हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा किसके साथ हुआ? अब आप देखो, गांव में प्रधान का चुनाव हो रहा है, गांव प्रधान का चुनाव हो रहा है और आप ये सोचो कि दो प्रधान आपस में लड़ रहे हैं। आपको तो बताना पड़ेगा किसके साथ हो। या आप नहीं बताओगे? आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप किसके साथ हो। इसलिए मेरे बच्चों, अब इंडिया, सोवियत संघ सोचता था पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव हो जाए, और सोवियत संघ सोचता था कि इंडिया हमारे साथ हो जाए। अमेरिका सोचता था इंडिया हमारे साथ चल दे। अरे खास बात ही दोस्तों, अब गांव का कोई प्रधान है तो बराबरी का दर्जा तो हमें देगा नहीं। अब ये लोग सोचते थे कि इनके पीछे हम चल दें, जो ये कहें वही करें, जो ये बोले, यानी तुम दिन को अगर रात कहो रात कहूंगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहूंगा, ये ऐसा सोचते थे बच्चों। मैंने कहा सुनो, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम भी महाशक्ति की आकांक्षा रखते हैं। ठीक है, आज तुम डीएम हो, कल हम बनेंगे, अपना टाइम आएगा। और याद रखना, हम पीछे नहीं चलेंगे। पीछे चलना नहीं सीखा मेरे दोस्तों, इसीलिए हमारे देश में रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने कहा था एकला चलो एकला चलो एकला चलो, लेट्स वॉक अलोन। क्यों बोले? अरे मेरे बच्चों, सोवियत संघ के पीछे जाते वो कहता समाजवाद अपनाओ, अमेरिका के पीछे जाते हो कहता पूंजीवाद अपनाओ। अरे सवाल है जो हमें आवश्यकता होगी वो अपनाएंगे और इनके साथ अपनाएंगे। और इन लोगों ने क्या अपना रखा था? सैनिक गुटबंदी कर रखी थी। इन लोगों ने मिलिट्री अलायंस बना रखा था, नाटो, वारसा, इन लोगों ने मिलिट्री अलायंस कर रखा था। यानी अब बताओ यार दोस्तों, अब इनका मतलब है कि अमेरिका ने बना रखा था नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ ने वारसा नामक सैन्य संगठन बना रखा था, वारसा पोलैंड का कैपिटल। यानी ये चाहते थे कि दुनिया इसी सैन्य संगठन में शामिल हो जाए, या तो कोई अमेरिका के पीछे चल दे या कोई सोवियत संघ के पीछे चले। नेहरू ने कहा ना भाई, हम सभी के साथ संबंध बनाएंगे लेकिन सम्मान के आधार पे, अपने हितों के लिए। सोचो इस समय दुनिया में कितने दबाव थे दोस्तों। और भाई हम अपनी आवश्यकता के लिए इनसे संबंध बनाएंगे। अब आप कहोगे सर फिर क्या किया जाए, क्या इनसे दूर भाग लिया जाए? तो दोस्तों, गांव में तो रहना ही पड़ेगा। इसे चौधरी से टकराओगे तो भी गड़बड़ है, भाई अब स्थिति थोड़ी हमारी कमजोर तो थी। इसे हमारे पास ऑप्शन देखिए, बड़ा फॉरेन पॉलिसी में कोई डिसीजन बहुत कैलकुलेट कर लिया, वो रेशनल लिया जाता है, भावना उसमें नहीं होती। चौधरी से टकरा भी नहीं सकते पहली बात, लेकिन पीछे भी चल लोगे तो भी मामला होगा। ऐसा न किया जाए, गांव के अगर दो चौधरी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के साथ अपने अपने आधार पर समय, कुछ इनसे फायदा ले लो कुछ उनसे फायदा ले लो। प्रधान, गांव के प्रधान के दो उम्मीदवार हैं, हमें प्रधान बनना नहीं है, ये भी थोड़ा हम अपनी शक्ति आगे बढ़ा रहे हैं। समय आएगा देखेंगे, तब तक हम क्या करें? भाई हम कहते हैं प्रधान जी आप भी कुछ हमें दे दो, ये भी कुछ दे दो, दोनों से ले लें। इसलिए आप याद रखो, पॉलिटिक्स पढ़ने वाला आदमी, परिवार के एक ही आदमी, एक पार्टी बीजेपी में है, दूसरा परिवार मेंबर कांग्रेस में है। एक ही परिवार के एक आदमी बीजेपी में है, दूसरा समाजवादी पार्टी में है। कैसा है दोस्तों? और यहाँ बच्चे भावनात्मक होके एक ही पार्टी के झंडा उठा के दौड़ते हैं। याद रखना, जिसकी सरकार उसी के साथ में, ये फिलॉसफी है। हमारे बिजनेसमैन यही तो मानते हैं। हमारे बिजनेसमैन कहते हैं भैया जिसकी सरकार उसके साथ हम। इसलिए नेहरू ने कहा ना भाई, हम सोवियत संघ के साथ भी संबंध बनाएंगे, अमेरिका के साथ भी संबंध बनाएंगे, दोनों के साथ रहेंगे, सैन्य गठबंधन के साथ नहीं है। गुटबंदी नहीं, खेमेबाजी नहीं, गुटबाजी, ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं। ब्लॉक पॉलिटिक्स क्यों करे भाई? और हमारा इंटरेस्ट क्या है? आप लोग लड़ रहे हो, भाई हमारे इंटरेस्ट अलग, हमारी शिक्षा, हमारी आवश्यकता अलग है। हाँ ये बताओ आप हमें क्या सहायता कर सकते हो, मुद्दे पे बात ये है। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है बच्चों। अब हो सकता है
केजरीवाल मोदी जी को लड़ने दो, आप बच्चे बिला वजह उसमें परेशान हैं। तो महाबली है भैया, दो शक्तिशाली आदमी लड़ रहे हैं, उसमें आप जाओगे बिला वजह पिस जाओगे। इसे बस आप वेट करो, इससे मोदी जी फायदा दे दें उसे समझ बना लो, केजरीवाल फायदा दे दो उसे समझ, बिला वजह झंडा लेके दौड़ रहे हो और कार्यकर्ता पता है मुख्यमंत्री को हो रहे हो, कार्यकर्ता पिट रहा है। आईआर पढ़ने वाला बच्चा ऐसा नहीं करता। और बच्चों सही क्या है गलत है, अपना काम बनता करने जाए जनता। ये फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है। ये परिस्थितियां थी। अब जरा सोच के देखो, जब नेहरू हमारे यहाँ विदेश नीति बना रहे थे परिस्थितियां ऐसी थी। अब बताओ, तो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में इस पर किसका प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता। और इनके कारण नेहरू ने क्या फॉरेन पॉलिसी अपनाई। और देखो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के फिर मूल फैक्टर क्या थे। नेहरू ने क्या फॉरेन पॉलिसी का मूल फैक्टर बनाया। नेहरू के विदेश नीति के मूल एलिमेंट क्या थे। नेहरू के विदेश नीति के जो मूल एलिमेंट थे, तो दोस्तों पहला था स्वतंत्र विदेश नीति, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसको एक और नाम दिया गया गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, फिर एक और नाम दिया गया गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, नॉन अलाइनमेंट। फिर अमेरिका अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ संबंध, पैरेलल पार्टनरशिप बिटवीन पैरेलल पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ये साइमल्टेनियस रिलेशनशिप। और फिर चौथा, एशिया अफ्रीका के बीच एकता, solidarity with एशिया अफ्रीका एकता, solidarity between एशिया एंड अफ्रीका। solidarity between एशिया एंड अफ्रीका। उसके बाद फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांति की विदेश नीति, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्ट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विदेश नीति। सह अस्तित्व, ये याद रखो बच्चों। और इसलिए हमने क्या कोशिश की, चीन के साथ भी संबंध बनाया। और यकीन मानो उसमें नेहरू कलाकार थे, क्योंकि जब स्टालिन नेहरू गए, जब नेहरू सोवियत संघ गए, सोवियत संघ नेता स्टालिन, स्टालिन ने कहा नेहरू जी आप मेरे साथ हो। और जैसे अमेरिका गए जॉन फॉस्टर डलिस अमेरिका के विदेश मंत्री, और जिसको वहां कहा जाता है फॉरेन सेक्रेटरी, जॉन फॉस्टर डलिस से नेहरू सवाल पूछा, नेहरू आप मेरे दोस्त है मेरे दुश्मन हूँ। कोल्ड वार में दुनिया दो पार्टों में बटी हुई थी, कोई सोवियत संघ के साथ, कोई अमेरिका के साथ। भारत ने कहा मिस्टर डलिस दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि डलिस ने क्या पूछा था, इधर यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी। नेहरू ने कहा वी आर विद बोथ। अमेरिका का ऐसा कैसे हो सकता है, यदि इधर रहो या उधर रहो। नेहरू ने कहा देखो भाई हम सबके साथ। अगर सोच के देखो कितनी बुद्धिमानी वाली दोस्त है, एक ही दोस्त बना या दो। अरे मेरे बच्चों समस्या लाइफ में ये है, कई बार सोचते हैं, कई बार बच्चे भावनात्मक एक ही दोस्त रहेगा। अरे मेरे बच्चों एक आदमी को हमने दिलो जान दे दिया, अब वो छोड़ के हमें ही भाग गई, तो भाग गया, अब क्या करोगे।
इसीलिए मेरे बच्चों दोस्त ज़्यादा बना के रखना। एक दोस्त के साथ दोस्ती कर ली, चलो भाई नोट्स आदान-प्रदान कर देंगे, नोट्स का एक्सचेंज कर लेंगे। आपने तो नोट्स दे दिया, उसके नोट्स देने की बारी आई तो चंपत हो गया। फिर इसीलिए नेहरू बड़े होशियार थे। इन्होंने कहा भाई देखो, हम सबके साथ संबंध बना के रखेंगे। और नेहरू महारानी के पास भी चले जाते थे, इंग्लैंड की महारानी। तो सोवियत संघ इस साल ने पूछा, बताओ नेहरू जी महारानी के पास क्यों जाते हो? नेहरू ने कहा, "ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप कौन होते पूछने वाले? कमाल की बात है यार। अब हम इंग्लैंड के साथ संबंध बनाए, सोवियत संघ के साथ। अरे मान लो दोस्तों, सुबह मैं किसी और से मिलूं, शाम किसी और से मिलूं, और सुबह वाला पूछे शाम किसको मिलते हो, तो मैं कहूँ माइंड योर लैंग्वेज। हमारे अलग अलग दोस्त हैं। इसीलिए नेहरू ने कमाल की फॉरेन पॉलिसी अपनाई। हमने कहा भाई हम दो पार्टों में नहीं बटेंगे, वी वॉन्ट डिवाइड आवर सेल्फ इंटू अपोजिट ब्लॉक्स। आप लड़ो भाई, दो पार्टी राहुल भैया मोदी जी लड़े तो हमें कौन से ब्लॉक में जाना है यार, हमें तो जहां फायदा मिले वहीं चले जाएंगे। अब सोचो नेहरू कितनी बड़ी होशियार व्यक्ति थे। इसे दोस्तों नेहरू आदर्शवादी थे, नैतिकतावादी थे, लेकिन इंडिया के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। और नेहरू ने कहा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आप भी रहो मैं भी रहूं। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, लड़ने की आवश्यकता नहीं यार, साथ साथ ले लो। अरे पेड़ के पीछे क्यों लड़ रहे हो, आप भी खा लो हम भी खा लें। पीस एक को एग्जिस्टेंस। और दूसरी बात, गुट निरपेक्षता, नेहरू ने कहा न हम नैम में न नेटो में। और क्योंकि हमारी विदेश नीति में हम अमेरिका के साथ भी रहेंगे, सोवियत संघ के साथ, लेकिन ब्लॉक के साथ नहीं रहेंगे। हम नेटो वार साथ साथ नहीं रहेंगे, बाकी अब सबके साथ रहेंगे, लेकिन अपने हितों के लिए। इसलिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी हम तय करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी हम तय करेंगे। इसलिए दोस्तों, क्योंकि आकांक्षा बड़े बनने की थी। अरे मेरे बच्चों, अगर सोवियत संघ के साथ चले जाते तो अमेरिका के साथ, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, टेक्नोलॉजी पैसा अमेरिका देता है। लेकिन अमेरिका के साथ प्रॉब्लम थी, हमारी नीतियाँ थोड़ा समाजवाद से प्रेरित थी। आवर पॉलिसी वाज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म टू सम एक्सटेंट। इसलिए अमेरिका समाजवाद के नाम पे भड़क जाता था, पब्लिक सेक्टर के लिए, सार्वजनिक उद्यम के लिए पैसा देता ही नहीं था, उसके लिए सोवियत संघ के पास में चले जाते थे। इसलिए दोस्तों, हमने कहा भैया गुट निरपेक्षता, यानी हम बुरी बात का विरोध करेंगे, अच्छी बात का समर्थन करेंगे, अपने हितों के लिए संबंध बनाएंगे। दुनिया से अलग थलग, गुट निरपेक्षता दुनिया से अलग थलग रहने का नाम नहीं बच्चों। अरे अलग थलग दुनिया कहाँ बनाएंगे? दुनिया को शांति बना, पूर्ण साम्राज्यवाद का विरोध, निवेशवाद का विरोध। और भारत ने परमाणु हथियार का विरोध क्यों किया? परमाणु हथियार बनाने में बड़ा खर्चा था, तो यार जो न बना पाओ उसको कह दो विरोध ही है। अरे भाई जो न मिले कह दो मैंने छोड़ दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं मिला, अच्छा ऑप्शन क्या? आप कहोगे ये नहीं मिला। दोस्तों किसी से जाके कहो यार बंदूक नहीं खरीद पाया, अरे नहीं खरीद पा रहे, सीधा कह दो बंदूक लेने का मन नहीं है, बात बन जाएगी। इसलिए याद रखो, इसलिए हमने नेहरू ने कहा यार शांतिपूर्ण परमाणु क्षमता, परमाणु हथियार बनाने में बड़ा पैसा लग रहा था उस समय। तो उन्होंने सोचा थोड़ा शिक्षा स्वास्थ्य बना लें, और भारत के विकास के लिए बाहर तो शांति की आवश्यकता थी। इसलिए नेहरू ने फाउंडेशन को रखा अमेरिका के साथ। एक अमेरिका सोचता था कि भारत हमारे साथ चला है क्योंकि हम चीन को काउंटर करें, चीन समाजवादी था। हमने कहा ना भाई, चीन पड़ोसी है, हम किससे किससे झगड़ा करेंगे, और अमेरिका का दुश्मन हमारा दुश्मन थोड़ी हो सकता है। हमारा दुश्मन अमेरिका, अमेरिका के दुश्मन हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अरे मेरे बच्चों, हमें हमारे लिए अमेरिका लड़ेगा क्या? अगर सवाल पूछ लो यार, और अब जो बच्चे जरा सवाल पूछ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़े। ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी, और इसीलिए इसी का तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के साथ संबंध बनाए रखना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के साथ संबंध बनाए रखना। किसी बच्चे ने पूछा कूटनीति से क्या मतलब है? अरे मेरे दोस्तों, कूटनीति का मतलब क्या है? अपने हितों को बनाए रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, डिप्लोमेसी। कूटनीति क्या है? किसी को पैसा दे के साथ संबंध बना लेना, और किसी को धमका के संबंध बना लेना, कूटनीति है। और दूसरी बात, एशिया अफ्रीका की एकता का मतलब है, भारत चाहता था न समाजवाद न पूंजीवाद। एशिया अफ्रीका के सारे देश क्या थे? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इससे पीड़ित थे।
जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से पीड़ित थे, तो वाले हमारे दुख दर्द साझे थे। भाई बेरोजगार आदमी एक ही साथ तो मिलेगा, हमारे पास संख्या ज़्यादा थी, अमीर हम नहीं थे, इसलिए हम हर जगह मिलते थे और हम कहते थे बहुत 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 बेकार, बहुत गड़बड़ हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नई दुनिया बनाएंगे। ये मेरे दोस्तों बना नहीं सकते थे, कहने में क्या जाता था, वचनम किम दरिद्रम। इसलिए खास बात है, कई लोग कह चाय पिलाते नहीं, पूछ लेंगे चाय पियोगे, पूछ लिया यार, ठीक है, मैंने कह दिया तुमको दिल दे दूंगा, इसमें कौन सी बुरी बात है, और इसमें क्या जाता है दिल देना, मुझे देने की बात आएगी तो मैं देखूंगा। किसी बच्चे ने स्नेहा ने ऐसा राइटिंग करे करे, अरे मेरी आंसर राइटिंग के बाद में बात कर लेना, बाद में पहले बेसिक बात पढ़ो। अरे अभी तो शुरू कर रहे फॉरेन पॉलिसी ऑफ फाउंडे, अभी तो मकान का ईंट रख रहे हैं, पहले पढ़ना सीखो मेरे बच्चे, पढ़ना सीखो, शब्दों के प्रति सेंसिटिविटी सीखो, आंसर राइटिंग हो जाएगा मेरे बच्चों। इधर तो रोक देना, जो बच्चे कमेंट है जरा रोकना उसको, कई बार कुछ कुछ कमेंट जैसे कि उन पर शांतिपूर्ण सहस्तित्व मेरे बच्चे, इसीलिए पड़ोसी के साथ कैसे करो, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए तो कह दे भैया आप भी पेड़ का कुछ उपयोग कर लो, हम भी कर ले। अंकित नेहरू जी उत्तम पटेल जी अधिक योग्य थे। अरे दोस्तों इस सब लोग योग्य थे, किसी को योग्य योग कहना, किसी बच्चे गुट निरपेक्षता क्या, अंकित अंकित ने पूछा है, मेरे अंकित बच्चे ना नाटो के साथ जाना ना वारसा के साथ जाना, अपने हितों की बात करना और अन्याय का विरोध करना, इसलिए गुट निरपेक्षता दुनिया से अलग थलग रहने का नाम नहीं है। और स्वायत्त विदेशी का शिवन पूछा, स्वायत्त, अरे शिवन मेरे, अरे स्वायत्त का मतलब है जैसे तुम्हारे अपने जीवन पर नियंत्रण है, ये बताओ तुम कब पढ़ोगे, पड़ोसी कहने पे, तुम क्या करोगे पड़ोसी कहने पे थोड़े, ये कहने पे। वैसे ही हमारा देश क्या करेगा, हम क्या करेंगे तो हम तय करेंगे, भाई पड़ोसी कौन होता है तय करने वाला। इसी में सर वारसा क्या है, मेरे बच्चे वारसा पोलैंड की राजधानी है, जहाँ पे सोवियत संघ ने एक सैनिक संगठन बनाया था, समाजवादियों का सैनिक संगठन एक तरफ था, तो पूरी दुनिया सैनिक संगठन बन गई थी। आप ऐसे समझ लो गांव में लठैतों का दो समूह बन जाए, वैसा नाटो वारसा था। किसी बच्चे ने पूछा मार्क्सवादी, अरे मेरे बच्चों मार्क्सवाद का मतलब है ऐसे समाजवादी लोग जो मानते थे संपत्ति की विषमता समाप्त की जाए, क्रांति की जाए और हिंसा से संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति छीन ली जाए। किसी बच्चे ने दीप दीप इंग्लैंड के महारानी के पास क्यों जाते थे, अरे पैसा था इसलिए जाते थे मेरे बच्चे। जिसके पास पैसा, संबंध उसी से बना कर याद रखो, जो पावरफुल है उसके पास पैसा। ये सब मत रखना है कि कोई देखने में अच्छा लग रहा है संबंध बना लिया, कोई पहली नजर में सारा संबंध बना, ये सब भावनाएं हैं, जो पहली नजर में पसंद आएगा दूसरी नजर में रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही बात रखना, जो उसके पास पैसा हो, उसका पावर हो, उसी के साथ संबंध बनाना। तो मनीषा ने पूछा एक वारसा संगठन किस लिए बनाया गया, मेरे बच्चों अरे लड़ने के लिए बनाया गया। गांव में दो गुट गुट क्यों बनते हैं, लड़ने के लिए बनते हैं। अच्छा वर्तमान समय, अरे मेरे बच्चे अभी वर्तमान समय क्यों आ रही हो, निकिता ने पूछा है, वर्तमान समय की बात अभी तो पहले देख लो दादाजी का समय कैसा था, अभी तुम्हारे समय में भी आएंगे, चिंता मत करो, कि आगे बढ़ने दो। सर किसी करंट अफेयर, अरे मेरे बच्चे फिर वही बावर अपन, करंट अफेयर, अरे पहले बेसिक कमाल की बात है, करंट अफेयर का मतलब क्या है, बिल्डिंग में पॉलिश करना, ईंट बनाया नहीं, सरिया रखा नहीं, सीमेंट रखा नहीं, करंट अफेयर बनाओगे। नहीं भाई छोड़ो करंट अफेयर, ये पढ़ना सीखो। निम्र कर्ण को क्यों बनाया गया, निम्र कर्ण क्या है यार, क्या पूछ रहा है मेरे बच्चा। सर विदेशी समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या क्या, ऐसा लग रहा है जैसे आंतरिक सुरक्षा पर है। हाँ मेरे बच्चों, विदेशी पढ़ लोगे आंतरिक सुरक्षा पर अपने आप समझ आ जाएगी। वर्तमान सरकार कहती है पटेल जी अधिक योग्य और नेहरू जी कैसे, सरकार से मतलब नहीं है बच्चे, सरकार से फिर वही बात, सरकार से मतलब है। किसी बच्चे ने पूछा यथार्थवादी बता दीजिए, यथार्थवाद का नहीं मतलब है अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो, दो चार तमंचा रखो, दो चार चमंचा रखो, अपनी सुरक्षा पर ध्यान तो पड़ोसी पे भरोसे मत रहो। किसी बच्चे माओवादी क्या है, चीन का नेता माओवादी था, जो मार्क्स के विचारों को, समाजवादी विचारों को दुनिया में लगाना चाहता था और मानता था किसान आएंगे तो क्रांति कर देंगे।
बेनजीर भुट्टो इंडिया की तरफ थी क्या? अरे ना मेरे बच्चों, पाकिस्तान कभी इंडिया की तरफ होगा? कैसी बात कर रहे हैं? इसने क्या ऊपर लिखा है बच्चों? रीडिंग क्या पूछे? वो कुछ रीडिंग मटेरियल है इंग्लिश का सर कुछ? हाँ, अरे मेरे बच्चों इंग्लिश का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी भाई, इंग्लिश का पूरा नोट जल्दी अपलोड हो जाएगा आपको। बस याद रखना, आज के बाद थोड़ी दीपावली होली की छुट्टी होगी, तो मेरी क्लास में होगी अगले मंडे को। इस बीच में नोट्स वोट्स आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। देयर इज सफिशिएंट मटेरियल इन इंग्लिश दैट विल बी अपलोडेड एंड विल सेंड टू द केजीएस। तो आज मेरे बच्चों को सारी होली की बड़ी बड़ी शुभकामना। बच्चों खूब बी एक्साइटेड, बी हैप्पी, जैसे जीवन में हमेशा। अच्छा, किसी बच्चे ने यूएसएसआर काम हम क्या? अरे यूएसएसआर काम, ये तो राष्ट्र थे ना, देश। अब यूएस तो अभी भी देश है। यूएसएसआर 91 में विघटित हो गया। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रसिया है, रसिया है। और दोनों अपने अपने विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे थे। बच्चे ने पूछा है, यस, अगले मंडे का मतलब अगले मंडे मतलब 1 अप्रैल। अगले मंडे मीन्स 1 अप्रैल। ओके बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही, मुझे लगता है सारा। किसी बच्चे ने डायलॉग क्या? अरे डायलॉग संवाद करना, बातचीत करना मेरे बच्चों, डायलॉग। और बुक मैंने पहले बता रखे यार, मेरी बुक है विदेश नीति में, ओरियन ब्लैक स्वान से है, मेरे नाम से आती है। कभी टाइप करोगे फॉरेन पॉलिसी बुक ओरियन ब्लैक स्वान से मेरे नाम से, तो अपने आप गूगल में दिखा देगा। ठीक है मेरे बच्चों, ऑल द बेस्ट। उसके बाद फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।